हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग करने वाले हैं इंग्लिश का मॉक टेस्ट नंबर 14 और इस मॉक टेस्ट के अंदर होने वाली है जबरदस्त सी सीरीज। और लिख के ले लो, आज से डिफिकल्ट आपके एग्जाम में लिख आएगा ही नहीं। अगर इस मॉक टेस्ट से डिफिकल्ट आपके एग्जाम में आ गया ना, तो आप मेरे को जो नहीं कहना होगा वो भी कहना, बिकॉज आप खुद से रियलाइज करोगे इंग्लिश इतना डिफिकल्ट नहीं आएगा जितना कि हमने इस मॉक में दिया है। ठीक है, आप कहोगे कि जानबूझ के डिफिकल्ट वाले दे रहे हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जानबूझ के हम डिफिकल्ट वाले नहीं दे रहे हैं, हम एग्जाम के लेवल से थोड़ा सा ऊपर जाके दे रहे हैं ताकि आपको एग्जाम में इजी लगने लगी चीजें। ठीक है, बाकी इसकी पीडीएफ इवनिंग तक, मतलब दिन में प्रैक्टिस सेट जो होगा इवनिंग तक आपको टेलीग्राम पे मिल जाती है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, @A2Z स्टडी नामक चैनल है, सब्सक्राइब करो, सर्च करो टेलीग्राम पे @A2Z स्टडी, मिल जाएगा। 14-15 हज़ार बच्चे, उसको ज्वाइन कर लो। अभी हम बात करने वाले हैं, अगर इंग्लिश के अलावा अगर आप वाई ग्रुप की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारी पीडीएफ से प्रैक्टिस कर लो, 2 से 3 बार बना लो। हर बार का देखो, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका फेवरेट होता है टॉप 500 की पीडीएफ। ठीक है, तो ये सारे फेवरेट पीडीएफ जो अगर आप एक बार बना लो, क्योंकि हम सिर्फ गारंटी देते हैं ना इस चीज़ की कि हमारी टॉप 500 की जितनी भी सीरीज की पीडीएफ होती है, चाहे वो रीजनिंग हो गई, इवन करंट अफेयर और जीके हो गई, हमारी वोकैब की पीडीएफ और ग्रामर प्रैक्टिस की पीडीएफ हो गई, मैथ की आने वाली है, जल्द आ जाएगी, ये सभी पीडीएफ को 2-3 बार बना के जाओ। हमारे जितने भी रिपीटर्स स्टूडेंट्स हैं वो बना के जाते हैं। वो बात अलग है कि कुछ लोग मेडिकल में तो कुछ फिजिकल में आउट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो रिपीट करते हैं एग्जाम को, अदरवाइज उनका भी सिलेक्शन हो ही जाना था कहीं ना कहीं। तो आपको भी अगर रिटेन बहुत अच्छे नंबर से क्रैक करना है तो आप एक बार हमारे टॉप 500 सीरीज की पीडीएफ को बना के ही जाना। ये सारे पेड पीडीएफ है, इनको बाई करना होगा। बाई करने के लिए व्हाट्सअप करोगे 7279047787। रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर, जीके, ये सभी को बाई कर लो। मैथ की जब आएगी तो हम लोग बता देंगे। इंग्लिश एक्स एंड वाई दोनों में काम आएगी आपके लिए। ठीक है, व्हाट्सएप करोगे आप फटाक से 7279047787 पे, और हम आ जाते हैं अपने पैसेज की तरफ। पैसेज क्या कह रहा है? पैसेज का जो मैंने क्रैश कोर्स कराया था, मुझे उम्मीद है कि उसके बाद से पैसेज में आपको दिक्कत ना है, तो वीडियो को रोक के आप चुपचाप पैसेज पढ़ लो। ठीक है, अगर आपको पैसेज पढ़ के बनाने की आदत है तो पैसेज पढ़ लो, बट हम सबसे पहले देखेंगे हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स होल्ड्स ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ये बताओ। इंडिया वाज एक्सट्रीमली कंसर्न्ड विथ हु द रूलर वर फॉर द कंट्री एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। अभी इतना बड़ा ऑप्शन है कि हम याद ही नहीं कर पाएंगे, और ऐसे 4 ऑप्शन याद करने हैं ट्रू फॉल्स की तरह से। इसमें से कौन सा सही है, तो ऑप्शन पढ़ के फिर ये पढ़ेंगे तो हम भूल जाएंगे। इससे बेटर है मैं पैसेज एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। ठीक है, एक बार मैं ओवरव्यू हिंदी बता दूंगा, कुछ डिफिकल्ट मीनिंग्स होंगे वो बता दूंगा। ठीक है, कह रहा थ्रू आउट ऑल द फाइट्स एंड इंट्रीग्यूज एंड डिसेप्शंस ऑफ हर अर्लियर हिस्ट्री इंडिया हैड रिमेन्ड अलूफ। अलूफ का मतलब क्या होता है? सबसे अलग रहना। ठीक है, जैसे इंडिया में होता है ना, बहुत सारे झगड़े हुए, इंट्रीग्यूज हुई, डिसेप्शंस हुई, मतलब गिरावट आई, बहुत सारी चीजें हुई, उसके बावजूद भी इंडिया क्या भाई, हर अर्लियर हिस्ट्री इंडिया हैड रिमेन्ड अलूफ। ठीक है, अलग थी, बिकॉज हर होम्स, हर फील्ड्स, हर टेम्पल्स ऑफ वर्शिप, हर स्कूल वर हर टीचर्स, where her teachers and students live together in the atmosphere of simplicity and devotion and learning. Devotion मतलब होती है श्रद्धा, भक्ति. Her village self government with its simple laws and peaceful administration. इतना जितना पढ़ा आपने अच्छा पढ़ लेते हैं, और all these truly belong to her. अब जितना हमने पढ़ा इसमें से ये चीजें दिखी कि हमारी धरती पे बहुत सारी फाइट्स हुई, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब एक तरीके से हमको नीचा दिखाया गया, हमको मतलब हमारी हिस्ट्री को बर्बाद करने की कोशिश की गई। उसके बावजूद भी हम सब कुछ से बहुत अलग रह के हमने रहा, बहुत सारी चीज़ों से हमने अलग रहा। हमारी हिस्ट्री बहुत खराब थी। इसका रीजन ये था कि हमारी जो घर, मंदिर, पूजा करने वाली और पढ़ाई को लेके, शिक्षा को लेके जो हमारा डिवोशन है, विलेज है, बहुत सारी चीज़ें हम मतलब मिल के रहते हैं, हम सिंपल इन्वायरमेंट में रहते हैं, ये चीज़ें कहा जा रहा है। ठीक है, ये कुल मिला के यही कहा गया इसके अंदर। और हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारा लॉ है, बहुत ही शांतिपूर्ण है। कह रहा है ऑल दिस स्टोरी बिलोंग टू हर, मतलब हमारे इंडिया से हर चीज ये बिलोंग करता है। कह रहा है बट हर थ्रोन्स वर नॉट हर कंसर्न। मतलब थ्रोन्स का मतलब क्या होता है? सिंहासन। मतलब जो इसका सिंहासन है वो बहुत ज्यादा मतलब कंसर्न की चीजें नहीं है। अब इसका मतलब क्या हुआ? बट हर थ्रोन्स वर नॉट हर कंसर्न, मतलब यहाँ के जो राजा थे वो कंसर्न की चीजें नहीं है, उनको लेके कोई दुखी उखी नहीं है। कहने का मतलब उसके वजह से कोई चीजें नहीं हुई, जो यहाँ के राजा थे उनके वजह से कोई दिक्कत नहीं हुआ हमको। ठीक है, दे पास्ड ओवर हर हेड लाइक क्लाउड्स एंड नाउ थिंग विद पर्पल डॉटनेस। ठीक है, ये जैसे लोग कहते हैं ना, बहुत ही आप वो लग रहे हो, जैसे क्या मतलब खूबसूरती के लिए क्या बोलते हो आप लोग, गॉर्जियस लग रहे हो, तो उसी से बनाइए। ठीक है ना, तो चलो
उसी में हमने क्या लगा दिया, एनियस, कहते हैं ना गॉर्जियस लग रहे हो, तो गॉर्जियसनेस हमारा कह रहा है, मतलब वो खूबसूरती के बारे में कहा जा रहा है। नाउ ब्लैक विद द थ्रेट ऑफ थंडर, कह रहे जितने भी कंसर्न थे हमको उस मतलब क्या कहते हैं, हमारे थॉर्न्स थे उनसे कोई कंसर्न नहीं था, वो तो हमारे सर के ऊपर से ऐसे चले गए जैसे बादल चले जाते हैं। और फिर मतलब कहते हैं ना वो, कुल मिला के कहा गया कि हमारे जो है ना जो हमारे कंट्री के सिंहासन वाले थे, राजा थे, उन हमारे लिए दिक्कत वाली चीजें नहीं थी उनसे हमको। Often they brought devastations in their wake, but they were like catastrophe of nature whose traces are soon forgotten. ठीक है, कह रहा but this time it was different. It was not a mere drift over a surface of life. ठीक है, drift of cavalry and foot soldiers. cavalry का मतलब होता है घुड़सवार। आप समझने की कोशिश करते जाओ, क्योंकि मैं यहाँ पे एक बार पढ़ा रहा हूँ, फिर बाद में इसकी हिंदी करा दूंगा, बता दूंगा ओवरव्यू। ड्रिफ्ट ऑफ कैवेलरी एंड फुट सोल्जर्स, रिचली कैप्रिजेंट एलिफेंट्स, ठीक है, वाइट टेंट्स एंड कैनोपाइज, स्ट्रिंग्स ऑफ पेशेंट कैमल्स, करें ना, बियरिंग द लोड्स ऑफ रॉयलिटी, लोड्स ऑफ रॉयलिटी, बैंड्स ऑफ केटल या फिर केटली जो भी कहते हो, ड्रम एंड फ्लूट्स, मार्बल डॉम्स ऑफ मॉस्क्यूज, पैलेस एंड टॉम्स, like the bubble of foaming wine extravagance, stories of treachery and loyal devotion, of changes of fortune, of dramatic surprise of fate. ठीक है, this time it was the nation of the west. west से क्या मतलब है, nation of the west मतलब जितने पश्चिमी देशों का जो हमारे इंडिया में आना हुआ, ड्राइविंग इट्स क्या कह रहा है भाई, टेंटिकल्स ऑफ मशीनरीज डीप डाउन इनटू द सोइल, मतलब जितने वेस्ट से, जनरली वेस्ट से कौन आया, ब्रिटिशर्स आए थे और अपनी मशीनरीज को लेके आए थे और हमारे भूमि को बर्बाद किए, जो भी किए उसके बारे में। देखो ओवरऑल पैसेज के अंदर कहा गया ना, देखो हमारी धरती पे भले बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई, बहुत कुछ हुआ, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद हम दुनिया से अलग रहना सीखे। ऐसा इसलिए ना क्योंकि हमारे अंदर कुछ भी होता है हमको उससे फर्क नहीं पड़ता है, हमारी घर, हमारी धरती, हमारी पूजा, हमारी शिक्षक, ये सभी चीज़ें हम एक एटमोसफियर के अंदर बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ सब कुछ साथ में रहते थे। कहने का मतलब यही है, पीसफुल हमारे अंदर क्या था, एडमिनिस्ट्रेशन था हमारा, हम साथ में रहना सीखे, हम आराम से शांतिपूर्ण जीते थे। इन सब के बाद हमारे इन सब मतलब बहुत कुछ हुआ, हमारे कंट्री के जो राजा सिंहासन थे उनसे हमको कोई दिक्कत नहीं था, उनका जो भी प्रॉब्लम था, जस्ट लाइक बादल, बादल कभी आए तो लगता है कि भयंकर बारिश होगा और फिर वो चला जाता था, उस तरीके से पैसेज बताया गया। हमारे देश के जो राजा थे उनसे हमको कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। ये सभी चीजें कहा गया फर्स्ट पैरा के अंदर। बाद में इन्होंने कह दिया बट दिस टाइम वाज डिफरेंट, मतलब जब वो एक टाइम ऐसा है जो चीज़ बिल्कुल भी अलग हुआ और इस टाइम कुछ लोगों को ड्रिफ्ट हुआ हमारे कंट्री में, मतलब कुछ लोगों ने घुसा हमारे कंट्री में। थोड़ी सी कहानी, पैसेज का लेवल थोड़ा अप है, इसका हिंदी थोड़ा सा जो निकालते हैं ना वो अपनी लैंग्वेज में मैं निकाल के बता रहा हूँ, अदरवाइज आप नहीं समझ पाओगे बहुत लोग। तो उस टाइम फिर बाद में क्या हुआ कि कुछ लोग जो हमारे कंट्री में ड्रिफ्ट किए, घुसे, और किस तरीके से कैवेलरी से, फुट सोल्जर से, रिचली कैप्रेजेंट एलिफेंट के साथ, कुल मिला के मतलब घुड़सवार थे, उसमें से कुछ पैदल सेना थे, कुछ लोग हाथी वाले से मतलब अमीरी सेना थे, टेंट वगैरह लेके आए, मतलब कहते हैं ना जिसको अपना ड्रम वगैरह सब कुछ, रॉयल्टी वगैरह बहुत सारी चीज़ें लेके आए, ठीक है, और लेके आए, और यहाँ से बहुत सारी चीज़ों का, महंगी महंगी चीज़ों का लूट के ले जाना के बारे में जिक्र किया है। यहाँ पे जो भी चीज़ें थी, पैलेस थी, मॉस्किल्स थी, टॉम्स थे, ठीक है, और भी बहुत सारी महंगी महंगी चीज़ें थी, वो आए तो बहुत मतलब अमीरी की तरह। जब उनका सेना घुसा हमारे कंट्री में, लास्ट में उन्होंने क्या किया, यहीं की चीज़ों को लूटा, मतलब ले गए, मतलब वो भी चीज़ें कही गई। और कह रहा है यही चीज़, स्टोरी ऑफ ट्रीचरी एंड लॉयल डिवोशन, ऑफ चेंजेस फॉर्च्यून, ऑफ ड्रामेटिक सरप्राइज ऑफ फेट, मतलब जो भी चीज़ें हुई ये सभी चीज़ें क्या है, दुर्भाग्य था हमारा, ठीक है ना, सरप्राइज था हमारा। और दिस टाइम वाज द नेशन ऑफ द वेस्ट ड्राइविंग इट्स टेंटिकल्स ऑफ मशीनरी, मतलब ये वही समय था जब वेस्ट, जब हमारे कंट्री के अंदर घुस के मशीनरीज वगैरह को लाए, जैसे धर्म प्रचारक वगैरह को घुसाएं और यहाँ की मिट्टी को बर्बाद कर दिया। तो कुल मिला के ये पैसेज किसके ऊपर जिक्र किया गया है कि हमारे राजाओं से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन बाद में जो वेस्ट वाले आए, वेस्ट वाले मेनली कौन है, तो ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स हैं। आने के लिए बहुत सारी चीज़ें हुई, जैसे कि पुर्तगालीज आए, फ्रांसीसी आए, ठीक है, इसके लेकिन सबसे ज़्यादा हमको डैमेज किसने दिया, ब्रिटिशर्स ने दिया, ठीक है। ओवरऑल पैसेज का थीम जो था मैंने बताया, ये ओवरऑल किसके बारे में जिक्र किया, तो वेस्ट में जो आए, वेस्ट वाले लोगों ने जो आया और हमको बर्बाद किया, उसके जिक्र किया गया इसके अंदर। अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स होल्ड ट्रू, कह रहा है इंडिया वाज एक्सट्रीमली कंसर्न्ड विद हु रूल्स ओवर फॉर देयर कंट्री एंड गिवन पॉइंट ऑफ टाइम।
मतलब कह रहा है कि जो इंडिया में रूल कर रहे थे, जो राजा थे, क्या उनसे हमको कोई प्रॉब्लम थी, कंसर्न था? तो बिल्कुल नहीं था, बिकॉज इसके अंदर साफ साफ लिखा है बट हर थ्रोन्स वर नॉट हर कंसर्न। जो यहाँ के राजा थे उनसे हमें, या फिर हम, हर का मतलब हमारे देश को कोई भी कंसर्न नहीं था, कोई भी चिंता वाली बात नहीं थी। तो ये तो कह रहा है कि कंसर्न था, तो फिर गलत है, ये सही नहीं है। फिर कह रहा है रिच आर्मीज वुड ऑफन पेंट्रेट इंडिया ओनली टू इम्पैक्ट द सरफेस ऑफ लाइफ ऑफ द नेशन। या जो रिच आर्मी थी वो पेंट्रेट की मतलब घुसा, यहाँ के वर्ड मीनिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट है, ठीक है। पेंट्रेट का मतलब प्रवेश करना, घुस जाना बिना पूछे। क्या जो अमीर आर्मी थी हमारी कंट्री में घुसी और हमारे सरफेस पे घुसी और हमारे नेशन को इम्पैक्ट पड़ा, प्रभावित किया? तो सही बात है, ये जिक्र तो उसी पे किया गया ना कि रिच आर्मी जो जनरली वेस्ट वाले जो आए, हमारी धरती को बर्बाद किया, उन्होंने बहुत सारी चीजों को लूटा। करेक्ट आंसर बी है, ये सही है। आगे जो कह रहा है सेलेक्ट द सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। कह रहा है द राइज ऑफ नेशन ऑफ द वेस्ट इंडिया, मतलब जो वेस्ट की जो नेशन थे उनका उदय हुआ इंडिया में, तो जिक्र तो इसी के बारे में किया गया है। दिस टाइम इट वाज द नेशन ऑफ द वेस्ट ड्राइविंग इट्स टेंटिकल्स ऑफ मशीनरी डीप डाउन इनटू द सोइल। मतलब एक तरीके से बहुत ही मतलब गंभीरता के साथ उन्होंने हमारी धरती पे मतलब वो तरीके से खिलवाड़ किया, मशीनरीज आई और अपने आप को उन्होंने क्या किया, राइज किया, अपना एक मतलब आधिपत्य जमा दिया भारत की धरती पे। तो वही चीज है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ पे पैसेज में वही जिक्र किया गया कि किस तरीके से घुसा और उसके बाद वेस्ट का किस तरीके से उदय हुआ इंडिया के अंदर, ठीक है। फिर कह रहा है व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज, सेंट्रल थीम क्या है इसके अंदर, ये चीज बताओ। पढ़ो यहाँ पे, कह रहे हैं द पैसेज ड्वेल्स अपॉन द राइज ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया एंड हाउ इट वाज डिफरेंट फ्रॉम ऑल अर्लियर एक्सपीरियंसेस ऑफ गवर्नेंस। कह रहा है कि पैसेज में कह रहा है ना कि ड्वेल्स अपॉन द राइज, मतलब ये पैसेज बताता है कि ब्रिटिश एम्पायर इंडिया में किस तरीके से आया और ब्रिटिश से आने से पहले के जो एक्सपीरियंस थे उन सबसे ये कैसे अलग साबित हो गया। क्या ये हमारा सेंट्रल थीम हो सकता है? या फिर पैसेज स्पीक्स अबाउट हाउ इंडिया थ्राइव्ड इन एन अर्लियर टाइम, मतलब ये देखो, ये जो कह रहा है थ्राइव का मतलब क्या होता है, ये चीज पहले सोचना होगा। फलना फूलना होता है, ठीक है। जब कह रहा है ये तो अलग ही ऑप्शन चल रहा है इनका कि कैसे, कि ये पैसेज में कहा जा रहा है कि अर्लियर टाइम में इंडिया कैसे फला फूला, तो उसके बारे में कोई जिक्र ही नहीं है। थोड़ा सा जिक्र करके खाली बता दिया कि कैसे वेस्ट वाले आके अपना आधिपत्य जमाए और किसको किस तरीके से बर्बाद किया इंडिया को। फिर कह रहे हैं द पैसेज फोकस्ड ऑन द वेल्थ ऑफ रिचेज ऑफ एंशिएंट इंडिया। क्या ये एंशिएंट इंडिया के धन को जिक्र कर रहा है पैसेज? ऐसा कुछ नहीं है। पैसेज टॉक अबाउट इंडियन सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ द पास्ट। क्या इस पैसेज में आपको इंडिया के पास्ट गवर्नमेंट के बारे में कुछ पता चला? नहीं। ओवरऑल पैसेज में ये पता चला कि ब्रिटिश एम्पायर इंडिया में आया और ये अपना एक्सपीरियंस ही हम मतलब बिल्कुल भी चेंज हो गया पूरे इंडियंस का, जैसे कि पहले का गवर्नेंस था और ब्रिटिश इंडिया का गवर्नेंस था, ये बिल्कुल डिफरेंट था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल भी सही है, सेंट्रल थीम तो यही ना कुल पैसेज का मिला के, ठीक है। फिर कह रहा है व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एक्स्ट्रा वैगन्स फ्रॉम द अबव पैसेज। एक्स्ट्रा वैगन्स का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा महंगा, और उसका सिनोनिम क्या है? और देखो सॉरी मैंने एक चीज बोला, एक्स्ट्रा वैगन्स का मतलब होता है ना फिजूल खर्ची, बहुत ही महंगा नहीं, फिजूल खर्ची, ठीक है। तो फिजूल खर्ची का आपका क्या हो जाएगा? पैसेज में सिनोनिम पूछ रहा है तो वेस्ट करना, बिकॉज इकोनॉमी, और इकोनॉमी का मतलब होता है किफायत या फिर आर्थिक, फ्रूजलिटी का मतलब होता है किफायती, काइंड का मतलब दयालु। तो ऑब्वियस सी बात है वेस्ट, वेस्ट का मतलब हो गया ये WEST, वेस्ट का मतलब पश्चिमी देश के बारे में नहीं, WEST वेस्ट का मतलब है बर्बाद करना। एक्स्ट्रा वैगन्स का मतलब होता है अधिक खर्चा करना और वेस्ट का मतलब होता है फालतू की चीजों को बर्बाद करना। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। पैसेज इजी नहीं था, डिफिकल्ट था थोड़ा ये, बट अगर ऐसे पैसेजों को करके समझ जाओगे आंसर, अगर 4 में आपने 3 भी सही किया तो आप एग्जाम में 4 में 4 सही करोगे, ठीक है। अब कह रहा है ये पैसिव बनाओ, आनंद लाइक एक्सपेरिमेंटिंग विद डिफरेंट क्यूजिन्स। क्यूजिन्स का मतलब क्या होता है ये चीज बताओ। कहोगे सर कैसा कैसा वर्ड डाल रखे हो। क्यूजिन का मतलब भोजन होता है, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, जिसको पता है ठीक है। क्यूजिन का मतलब भोजन होता है, ठीक है। तो ये आनंद को क्या भाई पसंद है, उसको अलग अलग भोजन में एक्सपेरिमेंट करना पसंद है। तो क्या पसंद है, ऑब्जेक्ट क्या है, लाइक्स एक्सपेरिमेंटिंग विद डिफरेंट क्यूजिन, ठीक है। ये सब्जेक्ट बनेगा एक्सपेरिमेंटिंग विद डिफरेंट क्यूजिन, और ये लाइक्स है तो ऑब्वियसली प्रेजेंट इंडिफिनिट में तो इज निकलेगा, इज लाइक्ड बाय आनंद, जो कि ऑप्शन नंबर ए के अंदर है। दिख रहा है एक्सपेरिमेंटिंग विद डिफरेंट क्यूजिन इज लाइक्ड बाय आनंद, ए सही है, बिकॉज ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में था तो इज प्लस V3 होगा, ठीक है। और कहोगे सर क्यूजिन्स है तो यहाँ पे आर क्यों नहीं किया आपने, क्योंकि ये क्यूजिन्स के लिए इज नहीं आया, एक्सपेरिमेंटिंग मतलब एक्सपेरिमेंट के लिए आया है, ठीक है। क्योंकि एक्सपेरिमेंटिंग के लिए इज आया ना कि क्यूजिन्स के लिए आया है। आगे कह रहा है ये देखो बताओ, PQRS का सेंटेंस उसको आप कहते हो सेंटेंस अरेंजमेंट, ये ना मेरे हिसाब से इजीली बन जाना चाहिए, क्योंकि मैंने जो टिप्स दिया था
PQRS बनाने का, उस हिसाब से अगर आप इसको बना रहे होते, आप क्रैश कोर्स का मैंने कराया था ना सेंटेंस अरेंजमेंट का, तो इजीली बन जाएगा। सबसे पहले सुनो, ये कह रहा है दीज यंग कैंडिडेट्स अंडरगो। अब ये कह रहा है दीज यंग कैंडिडेट्स, कौन जवान कैंडिडेट्स भाई, किसके बारे में बात कर रहे हो? अगर मैं बोलूँ ना कि ये यंग बच्चा बहुत अच्छा है, बोलोगे कौन वाला? मैं बोलूंगा ये वाला। मैं बता ही नहीं रहा हूँ कौन वाला, खाली मैं ये वाला बोलूंगा, तो ऑब्वियसली आपका मतलब ऑब्वियसली आपका माथा गर्म हो जाएगा। कौन से यंग के बारे में बोल रहे हो भाई? तुम पहले जिक्र तो करो इसमें से कौन सा। मैं किसी की तरफ पहले किसी का जिक्र बिना किया मैं डायरेक्टली कहूंगा ये लोग जो है ना बहुत अच्छे हैं, तो फिर गलत बात है। तो दीज यंग कैडेट्स, अब कौन सी यंग कैडेट्स भाई, हमको पता ही नहीं है। तो दीज का यूज किसके लिए किया हमको नहीं पता, तो दीज से स्टार्ट नहीं कर सकते, मतलब ए से स्टार्ट नहीं होगा, ए से स्टार्ट नहीं होगा, डी नहीं होगा, डी तो कट हो गया। अब हमारे पास एक ऑप्शन कम हो गया, 3 ही बचा, हमारे लिए अच्छी बात है। बी से स्टार्ट भी नहीं है, तो बी से स्टार्ट भी नहीं करना अपने को। सी से देखो, कह रहा है इट इज ऑल्सो रेफर्ड। अब देखो एक चीज बताता हूँ, मैंने ये चीजें कहा था ना कि जब भी किसी पैरा जंबल के अंदर कहना कि ये चीजें इसके बारे ऑल्सो आ जाए पहले ही, कि इसको भी रेफर किया जाता है। भैया अगर मैं बोलूँ ना कि तुम श्याम को भी ले जाओ अपने साथ, ठीक है, और आप पहले से किसी को ले ही नहीं जा रहे हो अपने साथ, तो बोलोगे इसका मतलब क्या हुआ, श्याम को भी, मतलब पहले से मैं किसको ले जा रहा था बता तो जरा। कहोगे नहीं 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 तुम इसको भी ले जाओ, ये क्या बात हुआ भाई? पहले से अगर कोई मेरे साथ आ रहा हो, पहले से किसी का जिक्र हो, तब ना कहोगे कि उसके साथ इसको भी ले जाओ। तो कह रहा है इट इज ऑल्सो रेफर्ड, इसका मतलब डायरेक्टली हम ये कह दें कि इट इज ऑल्सो रेफर्ड, मतलब पहले से किसी चीज को आपने रेफर्ड किया है, पहले से किसी चीज का जिक्र किया है क्या, जो कि आप मतलब इसको भी कह रहे हो आप। तो इट इज ऑल्सो का यूज कब करेंगे? जब पहले चीजों का जिक्र हो, किसके बारे में हम कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो सी से भी स्टार्ट नहीं होगा, तो सी से भी नहीं होगा, तो बी कटेंगे। अब बचा क्या? ए एंड डी, ए एंड सी। ए एंड सी में दोनों डी डी से स्टार्ट है, तो डी जी से क्या है? नेसल्ड। नेसल्ड का मतलब होता है आरामदायक, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, नेसल्ड का मतलब आरामदायक नहीं होता है, आरामदायक भी होता है लेकिन मेनली सुरक्षित कहा जाता है उसको, ठीक है। आरामदायक तो ठीक है, बट नेसल का मतलब आराम देने वाला, सुरक्षित, प्रोटेक्टेड, ये सभी चीजें होता है। तो नेसल का मतलब आप यहाँ पे करोगे, क्योंकि कैडेट आ गया यहाँ पे देखो, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री एकेडमी, तो वो आरामदायक नहीं है, प्रोटेक्टेड है, सुरक्षित के अर्थ में इसको यूज करेंगे। नेसल्ड इन अ लस ग्रीन कैंपस ऑफ 18 एकर्स इन देहरादून कैंटोनमेंट इज द RIMC, द राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री एकेडमी के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। जो कि प्रोटेक्टेड है, वो कहाँ पे है? देहरादून के अंदर है, 18 एकर्स के अंदर है, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री एकेडमी। अब डी के बाद ए करे क्या? दीज यंग कैडेट्स। अब मैं यहाँ पे किसी यंग कैडेट्स का जिक्र ही नहीं किया, मैंने तो कहा खाली राष्ट्रीय इंडियन एकेडमी मिलिट्री एकेडमी है, तो वहां पे कौन सी यंग कैडेट का मैंने जिक्र नहीं किया, तो फिर दीज यंग कैडेट कैसे कर देंगे? डी के बाद ये नहीं कर सकते। अगर पहले से किसी यंग कैडेट का हमने जिक्र क्या होता, या फिर किसी कैडेट का जिक्र किया होता, तब ना दीज यंग कैडेट्स का जिक्र करेंगे। तो बचा क्या? डी के बाद सी, तो डी के बाद सी करो। इट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज द कैडर ऑफ एक्सीलेंस विच ट्रेन कैडेट्स फ्रॉम द अर्ली एज ऑफ 12। अब कहोगे इट इज का मतलब, देखो ये जो है ना राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री एकेडमी को कहा जा रहा है कि इसको ये भी कहा जाता है, इट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज क्रैडल ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है। इसको क्रैडल ऑफ एक्सीलेंस के तौर पे भी कहा जाता है, जो कि कैडेट्स को ट्रेंड करता है, जो 12 साल से अर्ली एज ऑफ 12 उनको क्या करता है? ये ट्रेंड करता है ये, ठीक है। और उसके बारे में आप कह सकते हो क्या? ए दीज यंग कैडेट्स। किसका भाई? ये जो कैडेट्स को जिनको यहाँ पे ट्रेन किया जा रहा है, उनके बारे में कह सकते हो दीज यंग कैडेट, ठीक है। तो डी सी ए बी, अब इसका फाइनली आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये टिप्स और बहुत सारे टिप्स मैंने PQRS या फिर जंबल सेंटेंसेज या फिर रीअरेंजमेंट वाले में बता रखा था आपको। चलो अगला सवाल देखते हैं। कह रहा लेट्स नॉट हैव नॉन वेजिटेरियन मील इन समर, करुणा सेड टू हर सन, ठीक है। तो देखो ये जो सीन है, लेट्स जब आता है तो सजेस्ट के बारे में कह रहा है, और ये सेड है तो सजेस्टेड हो जाएगा ना, करुणा सजेस्टेड। तो करुणा विल तो नहीं होगा पहली बात, क्योंकि करुणा सेड है। करुणा हैज भी नहीं होगा, करुणा सजेस्टेड होगा। अब यहाँ पे करुणा सजेस्टिंग है, वो भी गलत है। करुणा सजेस्टेड से ही समझ में आ रहा है कि बाकी के ABC गलत है, डी आंसर सही है, तो डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलो 8 नंबर कह रहा है कीप समवन इन द लूप। कीप समवन इन द लूप एक ईडीएम है, इसका मतलब क्या होता है? कि ऐसा चीज, मतलब जिस किसी को भी ना लगातार आप अप टू डेट रखो, मतलब सारी जानकारी देते रहना, ठीक है। गिव देम ऑल द इन्फॉर्मेशन, इसके अकॉर्डिंग सही है, सारी जानकारी देते रहना, अप टू डेट करना। ओके, सी नंबर सही है। जितने भी ईडीएम है, वर्ड मीनिंग है, एक बार हमारी PDF से पढ़ लो, आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। और प्रैक्टिस कर लो, उसमें कॉमन रीडर फिल इन द ब्लैंक्स है, उसके लिए बाय करने के लिए मैंने WhatsApp नंबर दे ही रखा है, फिर आपको बहुत हेल्प मिलेगा। लैक्स का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग कहते हैं ना कि थोड़ा केयरफुल रहो,
सावधान पूर्वक रहो, लेकिन लैक्स का उसका उल्टा हो जा रहा है, मतलब असावधान होना, नेग्लिगेंट। ठीक है, तो उसका सिनोनिम पूछ रहा तो नेग्लिगेंट कह सकते हो, या फिर निग्लेक्ट करना भी कह सकते हो। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। कह रहा है सेवरल पीपल्स होम्स वर बैडली डैश ड्यूरिंग द फ्लड्स। फ्लड में क्या होता है, होम्स मतलब डैमेज हो जाते हैं, थोड़ी ड्रॉन हो जाएगा, बह के कहीं और घर नहीं जाता है, वो डैमेज हो जाता है। ठीक है, तो डैमेज हो जाएगा। वर बैडली डैमेज ड्यूरिंग द फ्लड्स, फ्लड मतलब जो वो आता है ना बाढ़ वगैरह, तो बाढ़ में घर ही क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, तो डैमेज यहाँ पे सही वर्ड बनेगा यहाँ पे। चलो 11 नंबर देखते हैं, मिस स्पेल्ड बताओ। अब मिस स्पेल्ड में कह रहा है टेरिटरी, फैसिनेटर, फैसिनेशंस, फैसिनेट का मतलब मैंने पढ़ाया था ना आपको, आकर्षित, इंट्रोगेशन, ये फिर क्या कह रहा है, एम्ब्रॉयडरी, अच्छा स्पेलिंग ही गलत है, ये क्या होता है, एम्ब्रॉयडरी। ठीक है, कढ़ाई इसका मतलब होता है, कढ़ाई, कढ़ाई का मतलब वो कढ़ाई नहीं, जैसे वो कपड़ों के ऊपर नहीं होता है बुनाई कढ़ाई, वो वाली, तो DERY होता है एम्ब्रॉयडरी। ठीक है ना, तो करेक्ट आंसर DERY होगा ना कि। चलो, विल यू लिसन मी व्हेन आई टेल यू द डिटेल्स, इसके अंदर कुछ एरर है, तो क्या एरर है बताओ। विल यू में कुछ एरर है, द डिटेल्स में गलत है, लिसन में गलत है, व्हेन आई टेल यू में गलत है। बताओ इसके अंदर कहाँ पे एरर है, दिमाग लगा के सोचो थोड़ा सा, अगर आपको मिल रहा है तो। ऑब्वियस चीज है कि लिसन के साथ टू प्रीपोजिशन आता है, इसलिए यहाँ पे एरर गलती है, सी के अंदर लिसन टू मी होता है, लिसन टू मी। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना, इनका प्रीपोजिशन। मेरा मार्केट सेड, मार्केट क्या है भाई, नाम है, मार्केट नहीं है, मार्केट नाम है ये। सेड सी वाज सॉरी सी हैड डैश टू ब्रिंग द बुक आई हैड आस्क्ड फॉर, तो हैड के साथ क्या लगता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, तो फॉरगेटन होगा, ये तो इजी सा था। चलो, कह रहा पर्सन हु कंप्लाइज डिक्शनरीज, एक ऐसा इंसान जो डिक्शनरी बनाता है उसको क्या कहते हैं, लेक्सिकोग्राफ हो। ठीक है, कार्टोग्राफर का मतलब होता है मानचित्र बनाने वाला, लेक्सिकोग्राफर का मतलब होता है डिक्शनरी बनाने वाला, कैलीग्राफर मतलब सुंदर दिखने वाला, क्रिप्टोग्राफर मतलब डिकोड करने वाला। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर बी सही है। कह रहा द लैंग्वेजेस दैट सी कैन स्पीक आर रशियन, हिंदी, मराठी एंड कनाडा। कह रहा है देखो, अच्छा अंडरलाइन यहाँ पे नहीं कर रखा, मैं थोड़ा सा अंडरलाइन कर देता हूँ इसको, वेट मिनट, ब्लैक कलर से। ये कहाँ से करना है, यहाँ से, कैन स्पीक। ठीक है, आर। अब इस अंडरलाइन वाले पॉइंट में बताओ इसको क्या हम चेंज कर सकते हैं, क्या इसमें अगर कोई गलती है, द लैंग्वेजेस सी कैन स्पीक आर, क्या इसमें कोई गलती है, अगर गलती है तो क्या करते, इज स्पीक आर, कैन स्पीक इज, या फिर विल स्पीक आर। अगर कुछ लगता है कि ये सही है तो नो सब्स्टिट्यूट करो, तो सही बात है। अगर हम कह रहे हैं कि जो लैंग्वेजेज है वो बोल सकती हैं, ठीक है, वो क्या क्या लैंग्वेजेज है, रशियन, हिंदी, मराठी और कनाडा, मतलब वो बोल सकती है, तो कैन सही है, सकती है के अर्थ में कैन सही है यहाँ पे। तो ऑब्वियसली बहुत सारे लैंग्वेजेस के बारे में कह रहे हैं, तो ये आर होगा, तो इसमें कोई एरर नहीं है, तो नो एरर हो जाएगा, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, मतलब कुछ भी सुधारने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। 60 नंबर कह रहा है दिस इज द ग्राउंड विच इज डैश टू बी हाईएस्ट फुटबॉल ग्राउंड इन द वर्ल्ड। अब ये जो ग्राउंड है उसको क्या किया गया, माना गया कि सबसे हाईएस्ट फुटबॉल ग्राउंड है, तो मानने के अर्थ में क्या होगा, क्लियर्ड, क्या ये क्लियर्ड किया गया, क्लियर्ड का नहीं होता है पहली बात, तो ये क्लियर कर देना, स्पष्ट करना, तो स्पष्ट नहीं किया जाता है, माना जाता है, कंसीडर्ड, कंसीडर्ड सही है कि हमने इसको कंसीडर किया, हमने इसको माना है कि सबसे हाईएस्ट फुटबॉल ग्राउंड है। ठीक है, कंसील्ड का मतलब छुपाना हो गया, कवर्ड का मतलब ढकना हो गया। ठीक है ना। 17 नंबर है इफ देयर हैड नॉट बीन सच ए लॉन्ग क्वी आई कुड हैव रिटर्न बैक बाय 10 PM। इसमें कोई गलत है क्या, इसके अंदर कहाँ गलती है, वीडियो को रोक के सोचो। मैंने आपको टॉप 52 की क्रैश कोर्स के अंदर में पढ़ाया होगा, रिटर्न के साथ बैक नहीं लगता, बात समझ में आ रहा है, रिटर्न के साथ बैक कभी नहीं लगता, ए नंबर एरर है। इसकी कलर थोड़ी सी मैं चेंज कर लूँ, लाल। रिटर्न के साथ कभी भी बैक नहीं लगता है, रिटर्न के साथ बैक का यूज करना गलत है, रिटर्न का मतलब ये होता है वापस आ जाना, तो रिटर्न बैक क्या होता है भाई, गलत है, बैक नहीं होगा यहाँ पे। कह रहा है ही वुड बी ग्रेटफुल इफ यू डैश लेट हिम नो दैट व्हाट मेडिसिन वी शुड टेक फॉर दिस एलिमेंट। अब देखो पहली बात इसमें ना मे और सेल का यूज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि पूरा का पूरा ये क्या है, पास्ट के अंदर है, वुड देखो है, शुड है, ठीक है, तो सेल और मे का यूज ही भूल जाओ आप, प्रेजेंट में आ जाएंगे ये। कुड और शुड में बताओ, इफ यू शुड लेट हिम गो, अब मैं बोलूँ कि तुम उसको जाने देना चाहिए, गलत बात, तुम जाने देते हो ना, तो पॉसिबिलिटी, तुम अगर मैं बोलूँ ना अगर तुम उसको जाने देते हो, तो ये तो पॉसिबिलिटी कह रहा है, अगर तुम जाने देखो तब, मतलब कोई फिक्स नहीं है, तो ऑब्वियसली उस सिचुएशन में कुड का यूज होगा।
इफ ही वुड बी ग्रेटफुल इफ सॉरी ही वुड बी ग्रेटफुल इफ यू कुड लेट हिम गो, लेट हिम नो, ठीक है, जाने नहीं जानने देते हो, जाने के नहीं जानने के अर्थ में लेट हिम नो है, मैं गो पढ़ रहा था कब से, लेट हिम नो व्हाट मेडिसिन वी शुड टेक, मतलब अगर तुम उसको जानने देते हो, ठीक है, तो सिचुएशन में कुड का यूज होगा। जिलस का मतलब होता है किसी को देख के जलना, और एंटोनिम का मतलब क्या होता है, इसका उल्टा बताओ। तो ऑब्वियसली एक ईगर का मतलब होता है उत्सुक होना, इंडिफरेंट का मतलब उदासीन होना, मतलब किसी को उसको मतलब नहीं है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो ऑब्वियसली एक इंसान जिलसी है और एक इंसान जिसको कोई मतलब नहीं है क्या चल रहा है क्या नहीं, तो इंडिफरेंट बिल्कुल भी सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है आई हैव मेड इट अ पॉइंट टू कॉल माई टीचर्स ऑन September 5 एज अ टोकन ऑफ माइन ग्रेटिट्यूड। अब देखो कह रहा है माइन ग्रेटिट्यूड, मैं कहता हूँ दिस इज माई पेन, ना कि दिस इज माइन पेन। जब माइन आ गया तो आगे उसके बारे में जिक्र करने की जरूरत नहीं है किस चीज के लिए माइन आया है, ठीक है। कह रहे ना कि दिस इज अ ब्यूटीफुल पेन इट्स माइन, मतलब माइन बोल दिया तो अब ये नहीं बोलना कि दिस इज माई पेन। जब माइन बोला तो ग्रेटिट्यूड का जिक्र नहीं करना, अब यहाँ पे ग्रेटिट्यूड के बारे में पहले से कोई जिक्र नहीं है, यहाँ पे माइन ना होके माई ग्रेटिट्यूड हो जाएगा, माई ग्रेटिट्यूड, माई ग्रेटिट्यूड, जो कि ऑप्शन नंबर सी के अंदर है एरर। ठीक है, कमेंट करके बताओ 20 में कितना सही किया आपने, और सारी पीडीएफ्स को बाय करने के लिए व्हाट्सएप करो 7279047787 और इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और A to Z स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना।